हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट की हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था 12th क्लास के लिए। एंड वो आपका जो चैप्टर है उसका नाम क्या था? हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। देखो, बेसिक सी बात हम यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम जब भी डिस्कस करते हैं तो वी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बट उनमें जो सबसे जो एसेंशियल यूनिट होती है, सबसे जो बेसिक यूनिट होती है वो कार्बन होती है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन आपके पास जॉइन किसके साथ होता है? हाइड्रोजन के साथ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये बेसिक बात है जो हम ऑलरेडी जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर वहाँ पे हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे हमने जो आपका कंटेंट किया था वो सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था कि भाई जो आपके पास हेलो एल्कीन्स या हेलो एरीन्स हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, किन कंपाउंड्स को हम हेलो एल्कीन्स बोलते हैं, किन को हम हेलो एरीन्स बोलते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे आपका किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने किया था यहाँ पे हेलो एल्कीन्स का। ओके, अब मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले तो उसका जस्ट जो बेसिक पोर्शन होता है, इंट्रोडक्शन हो गया, किनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ये किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मीन्स हम सबसे पहले उसका जर्नल इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताते हैं वहाँ पे, हम ये बताते हैं भाई उनका हम नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बाद हमारे पास जो मेन पॉइंट आता है दैट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आप वहाँ पे डिस्कस करते हो उसकी प्रॉपर्टीज़। उसमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, दैट कैन बी फिजिकल, दैट कैन बी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एंड एट लास्ट हम ये पढ़ते हैं भाई ये आपके पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड किस केमिकल के साथ रिएक्शन करके क्या किस टाइप की कंपाउंड बनाता है। बेसिकली हम यूज़ बोल देते हैं उस चीज़ को। तो जो जितनी भी आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो रिलेट कर जाती हैं यूज़ की, ये कंपाउंड इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैंने बताया है कि आपके पास बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर इसी में आ जाता है, इंट्रोडक्शन में ही नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंड उसके बाद आपके पास आती हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास दोनों टाइप की आती हैं, दैट कैन बी फिजिकल एंड दैट कैन बी केमिकल। तो ये तो आपका बेसिक सा पार्ट था जो हमने 1 बाय 1 करके हम करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ कर चुके थे, हेलो एल्कीन्स का हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पे आपके जो सिलेबस है उसमें 2 टाइप की रिएक्शन दे रखी है। सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सब्सटीट्यूट का मीनिंग होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। आपके पास लाइक कोई कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक कोई भी AB टाइप का कंपाउंड है। आपने वहाँ पे कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं। कोई आपके पास रिएजेंट प्रेजेंट है C, इस रिएजेंट ने क्या किया, वी एज्यूम कि B को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे आपका बनाया AC एंड B को यहाँ क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो मीन्स इसने क्या किया, C ने पोजीशन ले ली B की, C ने B को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद इन अ केमिकल रिएक्शन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपके पास 2 टाइप की होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एरीन्स का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, मैंने क्या बोला है, सॉरी, एराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, इन दोनों को हम ईजिली फॉर्म कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड वो किन कंडीशन में होगा, हम एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिया टोलुइन हम ले लेते हैं। अब ये सबसे मेन पॉइंट है, आपने इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना है, आप यहाँ पे यूज़ करोगे
X2 X आपके पास हेलोजन क्या क्या हो सकती है, Cl या Br हो सकती हैं। फ्लोरीन के हम बेसिक रिएक्शन नहीं करते जनरली। वो हम क्यों नहीं करते, क्योंकि फ्लोरीन आपका एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो मैंने ये बात आपको पहले बता दी थी। तो यहाँ पे हम या तो क्लोरीन का यूज़ करेंगे या ब्रोमीन का। अब मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। जब हम X2 को यूज़ करते हैं HNu की प्रेजेंस में, वहाँ पे होता है होमोलिटिक क्लीवेज, मीन्स वहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं, फ्री रेडिकल्स। बट अब हमें यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना है। मींस ऐसा कंटेंट, ऐसा रीजेंट प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जिन पे जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, तो मींस हमने यहाँ पे X2 का तो हम यूज़ करेंगे, बट क्लीवेज को चेंज करने के लिए, क्लीवेज की जो नेचर है उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे सनलाइट की बजाय यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, आयरन का। और वो भी किस कंडीशन में, डार्क में। जब भी डार्क कंडीशन में हम हेलोजन को लेते हैं तो वहाँ पे जो क्लीवेज होता है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से हेट्रोलिटिक होगा तो मीन्स एक तो X पॉजिटिव और एक X नेगेटिव, ये दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो होती है ऑर्थो पोजीशन पे या होती है पैरा पोजीशन। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज द पैरा पोजीशन, दिस ऑल्सो द ऑर्थो पोजीशन। तो अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे, मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हर एक बेंजीन में हाइड्रोजन होता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा X। तो यहाँ से 2 टाइप की प्रोडक्ट बनेंगी, CS3। वी कैन शो दिस लाइक दैट। ठीक है, ऐसे भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये आपकी ऑर्थो प्रोडक्ट होगी, ये आपकी पैरा प्रोडक्ट होगी। हमें पता है कि हमेशा जो पैरा प्रोडक्ट होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है। मेजर प्रोडक्ट होने का उसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज इट इज़ सिमेट्रिकल। जब भी हम क्रिस्टल लैटिस में जो मॉलिक्यूल है उसको अरेंज करते हैं तो जो सिमेट्री है वो रेगुलर सिमेट्री आती है। ठीक है, तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया आपका। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फ्लोरीन का मैंने बताया था, फ्लोरीन जनरली रिएक्शन शो नहीं करता, हम बेसिकली दिखाएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लाइक हम कोई भी ऐसी रिएक्शन कर रहे होते हैं, आयोडीन का यूज़ आपने किया डार्क कंडीशन में, वही सेम, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना होता है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। वो क्वेश्चन है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। मीन्स हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयोडीन। ठीक है, इन एराइल हैलाइड। इन एरोमेटिक कंपाउंड आप लिख सकते हो बेसिकली, या हम इसी क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं। इसको हम ये बोल सकते हैं कि वाई द रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। अब ये चीज़ बड़े ध्यान से देखना आप, रिवर्सिबल नेचर की क्यों होती है उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अब रिवर्सिबल होने का मीनिंग क्या है, आपने यूज़ किया I2 का। I2 जब भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा यहाँ पे, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, तो यहाँ से जो आयोडीन जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा वो कंबाइन करेगा किसके साथ, I नेगेटिव के साथ। I नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वो आपका प्रोड्यूस करेगा HI। ठीक है, HI प्रोड्यूस किया, लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए ना। इसने क्या किया, HI प्रोड्यूस किया, एंड HI को दोबारा से हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इसमें कन्वर्ट करने के लिए वी मस्ट हैव टू यूज़ द स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे हम आते हैं। ये आपका है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहली बात, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस आप यूज़ करते हो। जब भी आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को डिसॉल्व करते हो कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में, मैंने क्या बोला है? कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में, और उसको ट्रीट कराते हो आप सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HX। वहाँ से आपका प्रोड्यूस होता है डाइसोनियम सोल्ट, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। दिस इज़ द डाइसोनियम सोल्ट। ये जो रिएक्शन होती है ये आपके पास क्या है? एनिलीन है। एनिलीन से क्या प्रोड्यूस हुआ? डाइसोनियम सोल्ट। एक आपके पास अमाइंस चैप्टर में, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका, फर्दर हम फ्यूचर में करेंगे, अमाइंस वाला चैप्टर है, वहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन आती है डाइजोनेशन रिएक्शन। तो डाइजोनेशन रिएक्शन क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ डाइसोनियम सोल्ट बाय एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एनिलीन विद सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मिनरल एसिड। तो वो आपकी जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइएजोनेशन रिएक्शन ये होती है। ठीक है, तो एक पोर्शन इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड को अपना एक्टिव रखो। ये रिएक्शन आपकी इन फ्यूचर आएगी। ठीक है, तो ये डाइसोनियम सोल्ट का अलग से आपका पोर्शन आता है। आपकी जो अमाइंस वाली जो यूनिट आएगी, यूनिट आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहाँ पे आप डाइसोनियम सोल्ट का कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, अब सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? सेंडमेयर रिएक्शन होती है डाइसोनियम सोल्ट से हमने बनाना है यहाँ पे एराइल हैलाइड, और वो आपका कब प्रोड्यूस होगा? जब हम इस डाइसोनियम सोल्ट को रिएक्शन कराएंगे Cu2X2। क्यूप्रस क्लोराइड हो सकता है यहाँ पे, क्यूप्रस ब्रोमाइड हो सकता है यहाँ पे, X कैन बी Cl and Br। ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज द सेंडमेयर रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ डाइसोनियम सोल्ट फ्रॉम एनिलीन ऑन रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मिनरल एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसोनेशन रिएक्शन। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट। एंड मैंने आपको बोला था कि जब भी आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन से फर्दर मूव करते हो तो वहाँ पे आपका कौन सा पोर्शन आता है? प्रॉपर्टीज़ का पोर्शन आता है। प्रॉपर्टीज़ आपका नेक्स्ट कंटेंट होता है जो हमें डिस्कस करना होता है। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फिजिकल और केमिकल। यहाँ पे हम हेलोएल्केन्स या हेलोएरीन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एल्काइल हैलाइड की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात एल्काइल हैलाइड्स की मींस RX कंपाउंड की हमने बात की। तो RX कंपाउंड आपके सबसे फर्स्ट कलरलेस होते हैं भाई। कलरलेस कब होंगे? जब प्योर होंगे। लेकिन जब एक्सपोज कर देते हैं लाइट में तो वो क्या हो जाते हैं? कलर्ड। कब होंगे? व्हेन एक्सपोज टू लाइट। बहुत सारे आपके पास जो वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड होते हैं ना भाई, वोलेटाइल कंपाउंड, वो आपकी उनकी जो स्मेल होती है ना, वो स्वीट स्मेल होती है, स्वीट स्मेल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। ये भी यही यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यदि मैं इनकी स्टेट की बात करूँ तो जो आपके पास जो स्मॉलर एल्काइल हैलाइड होते हैं, स्मॉलर एल्काइल हैलाइड आप बेसिकली बोल सकते हो इथाइल प्रोपाइल तक वो गैसेस होती हैं। ठीक है, हायर जो भी एल्काइल हैलाइड होंगे वो या तो लिक्विड हो जाते हैं या फिर वो सॉलिड हो जाते हैं।
अब हम एक बात हमने पढ़ी थी ना, नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। CX बॉन्ड की नेचर क्या होती है, हमने यहाँ से क्या पता किया था, ये पोलर हैं। पोलर हैं तो भाई किस में डिजोल्व होंगे। एक कंसेप्ट मैंने 11th में बता रखा है, लाइक डिजोल्व लाइक। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है, लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स पोलर कंपाउंड किस में डिजोल्व होंगे, पोलर में। पोलर आर डिजोल्व इन पोलर। बट हेलोएल्केन्स के केस में यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है, वो एक्सेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन मैं अभी बता देती हूँ कि जो हेलोएल्केन्स हैं, हेलोएल्केन्स आर वेरी स्लाइटली soluble इन वाटर। अब भाई वाटर तो आपका क्या होता है, नेचुरल पोलर सॉल्वेंट है ना। यहाँ से हमने पढ़ा था भाई ये कंपाउंड पोलर होते हैं, तो मीन्स इनको तो पोलर में डिज़ोल्व होना चाहिए था, बिकॉज लाइक डिज़ोल्व लाइक। बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, दैट इज़ द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE बोर्ड ऑफन इस क्वेश्चन को पूछता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहीं पे यदि आपको बता दूं कि इसका रीज़न क्या होता है, तो वो रीज़न बड़े ध्यान से सुनो। देखो, यदि हेलोएल्केन्स को वाटर में डिज़ोल्व होना है, यदि हेलोएल्केन्स को वाटर में डिज़ोल्व होना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। किस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी भाई, ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके। वाटर मॉलिक्यूल्स में आपके पास क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो इतनी एनर्जी तो हमें रिक्वायरमेंट होगी ना उसकी कि जो वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ओवरकम कर सके, मीन्स इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके और इन वाटर मॉलिक्यूल की हेलोएल्केन के साथ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर सके। तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यदि यहाँ से इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी रिएक्शन के दौरान, तो वो फिर तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, अदरवाइज वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। बट यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है, यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि जब भी आप हेलोएल्केन्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वहाँ से जो एनर्जी है ना, वो लेस एनर्जी रिलीज होती है। ये लेस एनर्जी का रिलीज होना ही स्लाइटली सोल्यूबल बनाता है वाटर में। ठीक है, मीन्स हम सेकेंड अदर वर्ड्स में यदि हम बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। और बॉन्ड्स को आप मेंशन करोगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, और वो सफिशिएंट भी नहीं होती कि जो न्यू बॉन्ड है वो सेटअप हो जाए हेलोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसलिए हम बोलते हैं कि हेलोएल्केन्स की जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो बहुत कम होती है वाटर में। ये चीज़ समझ आई? ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका आता है। और यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट आता है वो आता है बॉइलिंग पॉइंट का। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है भाई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपकी जितनी ज़्यादा फोर्स होंगी उतना ही टेम्परेचर रिक्वायर होगा ना बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे मैंने आपको ये बोला है, एक तो कंसेप्ट हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, सेकंड कंसेप्ट आ गया आपका सरफेस एरिया का। ये तो समझ आ गया होगा आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ही आपका टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड कंसेप्ट क्या आता है, सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया वी नो, सरफेस एरिया में भी आपकी फोर्सेस ही आती हैं, एंड दैट आर द वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस को सेकंड हम बोलते हैं सरफेस फोर्स। अब जितना लार्ज सरफेस होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, उतनी ही स्ट्रॉन्ग उसमें वंडरवॉल फोर्सेस होंगी, एंड जितनी स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको कराती हूँ, ये चीज़ ध्यान से देखो। हम यहाँ पे आइसोमर्स की बात करते हैं, हम यहाँ पे आइसोमर ले लेते हैं आपका
सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम एक ले लेते हैं, CH2Br। हमने यहाँ पे आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन ले लिया। अब देखो इसके हम आइसोमर्स बनाते हैं। इसके आइसोमर्स आपके क्या क्या बनेंगे, ये हो सकता है CH3CH2, यहाँ पे Br लग जाए एंड दैट इज़ द CH3। थर्ड आइसोमर इसका क्या हो सकता है, CH3CBr, CH3 एंड CH3। अब देखो ये तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है एन टाइप का। यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो मैंने क्या बोला है, वंडरवॉल फोर्सेस उसकी उतनी ही ज़्यादा होंगी। वंडरवॉल फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी मींस बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, हाई होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, हायर। उसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो इसके कंपेयर में यहाँ जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज़ हुआ तो वंडरवॉल फोर्स भी डिक्रीज़ हुई, अट्रैक्शन डिक्रीज़ हुई, अट्रैक्शन डिक्रीज़ हुई तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हुआ, डिक्रीज़। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा इसका, फिर होगा इसका, एंड सबसे जो ज़्यादा होगा वो किसका होगा, आपका जो स्ट्रेट चेन में आपके पास 1 ब्रोमोब्यूटेन है उसका। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब यदि हम लास्ट यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो डेंसिटी होती है। हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। मास जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा मींस एल्काइल चेन जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी डेंसिटी भी क्या होगी, उतनी ही इंक्रीज़ होगी, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मास। ओके, सो गाइज दिस इज़ द कंटेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आई होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो of today we will start with the chemical properties. Thank you.